धातु कर्म। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म या धातु का निष्कर्षण कहलाती है। धातु कर्म के 3 चरण होते हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण। दूसरा, धातु का निष्कर्षण। तीसरा, धातु का शुद्धिकरण। भिन्न भिन्न धातुओं के अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। आइए इसे समझें। पहला, अयस्क का सांद्रण। खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर, अन्य अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसे अधात्री या गैंग कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए इन अशुद्धियों को अलग करना आवश्यक है। इसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। आइए अयस्क के सांद्रण की कुछ सामान्य विधियों के बारे में जानें। पहला, गुरुत्व पृथक्करण विधि। जब अयस्क या अधात्री के अपेक्षित घनत्वों में अंतर होता है, तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है, अथवा ये पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाती हैं। ट्राइकार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हेमाटाइट अयस्क का सांद्रण इस विधि से किया जाता है। दूसरा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाले रबर के पट्टे पर डाला जाता है और चुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊर्ध्वाधर होते ही गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार 2 ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। इस विधि का उपयोग टिन के अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु किया जाता है। तीसरा, झाग उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल तथा जल मिलाकर उसमें अधिक ताप पर वायु प्रवाहित की जाती है, जिस कारण झाग उत्पन्न होती है। सल्फाइड अयस्क के कणों पर तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार यह कण हल्के होकर झाग के साथ ऊपर आते हैं, जबकि मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसी अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में लौह अयस्क उपस्थित है। पता कीजिए इन अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण की विधि धातु की सक्रियता तथा अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आदि को उनके यौगिकों से तत्व के रूप में प्राप्त करना कठिन है। इन यौगिकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन ऋणायन से अलग होकर कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाते हैं तथा धातु प्राप्त होती हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। एल्युमिनियम को भी इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा, मध्यम और निम्न क्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों से रासायनिक अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कुछ कम या निम्न सक्रिय धातु जैसे पारव को उसके ऑक्साइड या सल्फाइड से केवल गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अन्य धातुओं के सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के लिए 2 प्रमुख पदों का उपयोग किया जाता है,
जिससे अयस्क से धातु का अपचयन सरलता से हो सके। धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधियाँ उसमें उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करती हैं। सांद्रित सल्फाइड अयस्क को जब वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापक्रम तक गर्म किया जाता है तब यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। इस क्रिया में अशुद्धियाँ वाष्पित हो जाती है, जिस कारण धातु के यौगिकों के अपचयन में सरलता होती है। भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। जैसे जिंक सल्फाइड का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। सांद्रित अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में उनके गलनांक से कम ताप तक गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यह विधि कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करने पर वे विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं तथा धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन। अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। धातु ऑक्साइड को अपचायक तथा गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तब धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। गालक सरलता से न पिघलने वाली अशुद्धियों को हटाने में सहायता करते हैं। प्रगलन प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है। पहला, कार्बन अपचयन विधि। भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक या कार्बन के साथ वात्या भट्टी में उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, जिससे धातु अपचयित होकर पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड का अभिक्रिया कार्बन से कराने पर जिंक अलग हो जाता है और कार्बन ऑक्साइड गैस बनती है। इस तरीके से दूसरी जो विधि है रासायनिक अपचयन विधि। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। इस सिद्धांत का उपयोग कर विस्थापन विधि द्वारा धातु को पृथक किया जाता है। हमने पूर्व में देखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन या जिंक चूर्ण डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है। आप निम्न समीकरणों से समझ सकते हैं कि कॉपर सल्फेट को से आयरन कॉपर को कैसे विस्थापित करता है, वैसे ही जिंक कॉपर को कैसे विस्थापित किया। क्या आप जानते हैं इस विधि द्वारा किन किन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है?